गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। नमस्कार। मेरा नाम मलयज है। मैं गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे पिताजी के पुलिस में रहे हैं, अलग-अलग जगहों पर ट्रांसफ़र होते रहे हैं। अ, मैं इंजीनियर हूँ। मैंने बीटेक एनआईटी इलाहाबाद से 2016 में पूरा किया था। मैंने अपनी तैयारी 2014 में चालू की थी। अ, और मैंने 2014 से 2016 तक इलाहाबाद में ही एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपनी सारी चीज़ें अपना एक कोचिंग पूरा किया था कॉलेज के साथ-साथ। 2016 में कॉलेज से पास आउट होने के बाद मैंने करीब 6 महीना एक से साथ मुंबई में काम किया है और उसी दौरान मैंने अपना रेज़िग्नेशन दिया और 2017 के अटेम्प्ट के लिए तैयारी की। और 2017 में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। सो अभी एज़ फार एज़ द स्ट्रैटेजी इज़ कंसर्न्ड, इट वाज़ वेरी सिंपल। You should know your syllabus, you should know your strengths and weaknesses. आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। तो देयर कैन बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि हमें स्टडी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, हमें ये किताब पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। उस चीज़ में सिंपल है, आप उसको आप ये देख लीजिए कि सिलेबस क्या है। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ जो आपको ये बता देंगे कि आपको एक्चुअली में पढ़ना क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट। कई जगह पर मैंने भी उस चीज़ को लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द बुक लिस्ट। बुक लिस्ट इस टाइम पे बड़ी सिंपल है। ये वो वाला समय नहीं है 2010-11 वाला जहाँ पे पता नहीं था कि क्या है, यूपीएससी का एग्ज़ाम का पैटर्न पूरा ही सिमिलर ही है आफ्टर 2005। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी बुक लिस्ट क्या है। अगर आप पॉलिटी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो आप लक्ष्मीकांत से कर रहे हैं या फिर यू वांट टू आल्सो वांट टू एनसीईआरटी। अब जहाँ तक एनसीईआरटीज़ की बात आती है तो क्वेश्चन अगेन ब्रिंग्स बैक टू अगर आप हमेशा से इस तरीके के स्टूडेंट रहे हैं जिसने अपनी सीबीएसई की पढ़ाई मतलब वहाँ से ही एनसीईआरटी एनसीईआरटी सीबीएसई की पढ़ाई उसने सही ढंग से की है तो आपकी बेसिक्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। अब क्या होता है कि हिस्ट्री की एनसीईआरटी अगर हम देखें तो उसमें कई जगह पे इस तरीके की मैं एनसीईआरटी वाले पॉइंट पे थी, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ बोल रही थी कि जैसे कि अगर आपने हमेशा से सीबीएसई में एनसीईआरटीज़ की पढ़ाई की है, आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, तो आपका जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। आपको सिर्फ़ उतना चीज़ें करनी है जिसकी वजह से अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है तो वो नहीं जाए। तो उसके केस में जैसे कि हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के केस में आप हमेशा देखेंगे कि अर्हता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, तो वो हमेशा आपको एनसीईआरटी के साइड के एक बॉक्स में मिलेगा। तो जब आप उसको कर रहे हो तो आप इस तरीके से करिए कि इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज़ आपके लिए इट इज़ वेरी सिंपल कि आप एक किताब रखिए और आप उस किताब को पढ़ते हुए आप अपने पुराने यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और समझिए कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, सो दैट आपको पता हो कि किस तरीके से चीज़ें आप उनको डील करेंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ इसी के साथ में जब आप तैयारी चालू कर रहे हो तो तब आप एक प्रीलिम्स और मेंस रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज लगा लीजिए जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हो और उसकी टाइमलाइन को आप यूज़ कर सकते हैं, उसके टाइम टेबल को आप यूज़ कर सकते हैं कि आपको एक दिन में क्या पढ़ना है। कुछ बच्चों को इस चीज़ में इश्यूज आते हैं कि हम एक दिन में क्या बनाएं, मतलब एक पर्टिकुलर दिन में हम क्या टाइम टेबल बना रहे हैं, क्या टाइम टेबल नहीं बना रहे हैं। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आपको एक बना हुआ टाइम टेबल मिल जाए, आपका हर हफ्ते एक संडे को टेस्ट हो और उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप अपना पूरे हफ्ते आप अपना डेडिकेट करके उस चीज़ को कंप्लीट करके आप देखें कि आप किस जगह पे आ रहे हैं। उसी टाइम टेबल में आपके कई सारे रिविजन्स भी हो जाते हैं अगर आप उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि आपको पहले अपने आप की समझ बेटर होनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले, कि आपके लिए क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा। आप आप खुद का टाइम टेबल बनाने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं या फिर अगर कोई आपको
एक टाइम टेबल दे दे तो ज़्यादा आप कंफर्टेबल होते हैं? आप एक न्यूज़पेपर को रोज़ पढ़ेंगे और उसको रिकॉल करने में आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, या फिर यू वुड वांट कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद में करंट बुकलेट्स पढ़ें और फिर वहाँ से आप क्वेश्चंस को मार्क कर रहे हो? सो एज़ फार एज़ करंट अफेयर्स इज़ कंसर्न्ड, आपको, ये मेरा मानना है और इस तरीके से मैंने किया था, मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती थी, लेकिन उसके नोट्स नहीं बनाती थी। और फिर जब 1 महीना पूरा हो जाता था, तो मुझे पता रहता था कि चारों तरफ हो क्या रहा है, व्हाट इज़ द कंट्रीज़ न्यूज़, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल न्यूज़, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री। वो सारी चीज़ें आपको पता रहती हैं क्योंकि आप रोज़ पढ़ रहे होते हैं। वो आपके एक नॉर्मल अ, मतलब नॉर्मल दिमाग में, कंसंट्रेशन में उस तरीके से आप उसको फिट इन कर पा रहे होते हैं कि ठीक है, इस दिन इस पर्टिकुलर जगह पर ये हुआ, इस दिन महाराष्ट्र में ये हुआ, इस दिन मे बी झारखंड में ये हुआ, एंड थिंग्स लाइक दैट। आपको पता होता है कि किसके बाद क्या हुआ, तो वो जो लॉजिकल कनेक्शन होता है चीज़ों का, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। फिर उसके बाद आप उसका सार महीने के एंड में किसी भी करंट अफेयर्स मैगजीन से कर सकते हैं जो आपको रिलायबल लग रही हो। जैसे मैंने अपने लिए विजन आईएएस यूज़ किया था। एज़ फार एज़ माय टाइम टेबल वाज़ कंसर्न्ड, मैंने उसके लिए इनसाइट्स आईएएस का टाइम टेबल यूज़ किया था और मैंने उसको रिलीजियसली फ़ॉलो किया था। तो उसी के केस में मेरी बहुत सारे रिविजन्स वहाँ पे मेरे कंप्लीट हो गए थे। पीछे कुछ साउंड इश्यूज़ आ रहे थे, उसकी वजह से हो सकता है कि अ, मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आई हो, तो मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ सिर्फ़ इंट्रोडक्शन पार्ट को, जहाँ पे मेरा नाम मलयज है। मैं इस समय आईआरएस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में पोस्टेड हूँ, एंड मेरी रैंक 601 थी यूपीएससी 2017 में। मुझे सर्विस में कई साल हो गए हैं, एंड मैं गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश को बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, उसी वजह से हमारा कई जगह पे ट्रांसफ़र होता रहा। मेरे स्कूल्स भी हर साल काइंड ऑफ चेंज हुए हैं, और मैंने अपनी इंजीनियरिंग एनआईटी इलाहाबाद से वर्ष 2016 में पास आउट की है। उसके बाद मैंने 6 महीने एक्सिस बैंक मुंबई के लिए काम किया है, एंड उसके बाद मैंने रेज़िग्नेशन देके 2016 में 2017 का एग्ज़ाम क्लियर किया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन 2014 में चालू कर दी थी, जहाँ पे मैं इलाहाबाद में ही एक लोकल कोचिंग सेंटर में कॉलेज के साथ-साथ वो कोचिंग पूरी कर रही थी, और फिर फाइनली मैंने जॉब के साथ-साथ कुछ समय तक, और फिर जॉब छोड़ के फिर एग्ज़ाम दिया है, और थैंकफुली एंड ग्रेटफुली आई कुड क्लियर दैट इन माय सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि मैंने 2016 में भी प्रीलिम्स दिया था, जो मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया। तो 2017 में आई कुड क्लियर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि मेरे पास वो वाला एक्सपीरियंस है कि जहाँ पे आप डेडिकेटेडली अपने कॉलेज के साथ में प्रिपरेशन करते हैं, फिर आप अपनी जॉब के साथ में करते हैं और चीज़ों को छोड़ के करते हैं। तो आई कुड रियलाइज़ कि व्हाट वर्क्स फॉर मी एंड व्हाट डज़ नॉट वर्क फॉर मी। तो इन केस अगर आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं कि मेरे लिए क्या चीज़ क्या काम करेगी, क्या नहीं करेगी, तो यू कैन ऑलवेज़ पुट दैट फॉरवर्ड। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। सो आई एम जस्ट गोइंग बाय क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन व्हिच हैज़ बीन सेंट टू मी। एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपने प्रीलिम्स, डीएस1 और सीसैट की तैयारी कैसे की? मैंने सीसैट की तैयारी कभी भी अलग से नहीं की है। आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट इन माय स्कूल। वहाँ पे मैथ्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जितना आपका बेसिक होता है उतना मुझे पता था। देन आई एम इनटू इंजीनियरिंग, तो हमारे यहाँ पे जब प्लेसमेंट्स के लिए उस तरीके के एग्जाम्स होते थे, तो वर्बल एबिलिटी वगैरह ब्रश अप हो जाता था, तो उसके लिए मैंने कभी भी अलग से तैयारी नहीं करी, थैंकफुली। एंड आई अंडरस्टैंड कि पिछले 1-2 सालों फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स पेपर डिफ़िकल्ट है, तो उस हिसाब से इवन फॉर एवरीबडी आप कुछ जैसे जो फॉर्मूलाज होते हैं जिनको आप लगा सकते हैं टू एक्चुअली सॉल्व दोज क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल इन योर एग्जाम टाइम एनवायरनमेंट, आप उस चीज़ को करिए। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि सीसैट में ही आप निकल जाएंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। एंड इवन इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्पेसिफिक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और any similar stream, simply because the exam is turning a little more difficult.
प्रीलिम्स के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। प्रीलिम्स के केस में हमारे पास हमें हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे जाना है टू अंडरस्टैंड कि एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वही सेम चीज़ पढ़ के आपने सेम इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा, आप उसका यूपीपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे, सीएपीएफ का क्वेश्चन देखेंगे और यूपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे, उन तीनों चीज़ों में डिफरेंस होगा। इसलिए आपको एग्जामिनर माइंडसेट में जाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। उसी के बाद में आप अपनी बुक लिस्ट को बहुत ज़्यादा छोटा रखें। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 बुक से इधर-उधर ना जाएँ। और आप उस एंड उसी चीज़ को आप बार-बार रिवाइज करते रहिए। व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। पॉलिटी के लिए अगर आप लक्ष्मीकांत ले रहे हैं और कुछ एनसीईआरटीज़ देख रहे हैं, तो दैट्स ऑल अबाउट इट। बीच में आपके पास हो सकता है कि आप 3 मंथ्स इनटू द प्रिपरेशन हैं, आपका कोई दोस्त कोई और किताब पढ़ रहा है, किसी ने आपको कुछ बेयर एक्ट पढ़ने के लिए बोला है, किसी ने कुछ बोला है। प्लीज़ इन सब चीज़ों से डाइवर्ट मत होइए। आपने अगर एक बार चीज़ चुन ली है और आपने अपना जो फैसला लिया है, वो बहुत सोच समझ के और अपनी रिसर्च करके लिया है, तो उस बुक लिस्ट पे ही जमे रहिए। क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर किताब से 10 में से 9 क्वेश्चन हो जाते हैं या 10 में से 5 क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो हो सकता है बाकी बचे हुए 5 किसी से भी नहीं हो रहे हो। और फिर वो 5 अगर किसी एक पर्टिकुलर बुक से कहीं आते भी हैं, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उतना नहीं है, जितना आपने उसके 800 पेजेस पढ़ने में समय लगाया और आपने अननेसेसरीली एक स्ट्रेस और एंग्जायटी ली कि मैंने इतना सारा क्यों पढ़ लिया। तो अगर मैं पॉइंट्स में बोलूँ तो आपकी बुक लिस्ट आपको बड़ा क्लियरली पता होनी चाहिए ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ एंड आप सिर्फ उसी को फॉलो करेंगे। उससे पहले आप अपनी रिसर्च कर लीजिए जो भी आपको सूट करता है। यहाँ पे आप एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस ले सकते हैं। आपने अपने हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। विपिन चंद्रा यू फील इट्स नॉट बल्कि एंड इट इज़ डूएबल फ्रॉम यू, आप वो चीज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए मैंने हमेशा से एनसीईआरटीज़ के जो बॉक्सेस थे और एनसीईआरटीज़ को हमेशा पढ़ा और सेकंड रिवीजन में मैंने उसके एक छोटे से नोट्स बना लिए थे कि ठीक है, ये वो वाली सारी चीज़ें हैं जो कि एग्जाम से पहले मुझे पता होनी चाहिए, सो दैट एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन मेरा इधर-उधर ना जाए। पॉलिटी के लिए मैं लक्ष्मीकांत से इधर-उधर कभी नहीं गई, जस्ट टू अंडरस्टैंड अ फ्यू कांसेप्ट्स बेटर, क्योंकि यूपीएससी कंसेप्चुअल हो जाता है पॉलिटी में कई बार। तो 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ मैंने देखी हैं। कमिंग ऑन टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में मैंने कभी एनसीईआरटी से इधर कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। जीसी लियोंग बहुत सारे लोग बोलते हैं, उसके बिना भी आपका काम चल जाता है। यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन एनसीईआरटीज, इट इज़ फुल प्रूफ। आप इकोनॉमी के लिए मैंने एक अलग से कोई बुक नहीं पढ़ी है। मैंने अपने कोचिंग के नोट्स जो कि उस समय थे आईएएस के नोट्स थे वो किए थे और बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे किया था। दैट्स ऑल अबाउट इट। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया किया था एंड पर्सनली आई एम वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो। आई हैव बीन अ फैकल्टी मेंबर फॉर आर्ट एंड कल्चर बिफोर माई रिजल्ट्स केम, सो आई नेवर हैड एन इशू विद दैट, लेकिन दैट वाज मेजरली फ्रॉम नितिन सिंघानिया। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। नाउ कमिंग ऑन टू मेंस के केस में आपका ऐसे का एग्जाम है, उसमें आई फॉलो अ सिंपल स्ट्रैटेजी ऑफ कि अगर मेरे पास एक सामने टॉपिक आया है, मैं उसको अपने एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे, जितने भी पेपर्स होंगे, उन सारे टॉपिक्स में मैं तोड़ देती थी। जैसे कि आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक का आर्ट एंड कल्चर का क्या इंक्लिनेशन है, उस पर्टिकुलर टॉपिक का साइंस एंड टेक का क्या इंक्लिनेशन है, डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या है एंड थिंग्स अराउंड इट, सो दैट वो एक तरीके का सेट ये बन जाता है। दूसरा, आप कई बार फिलोसफिकली भी जब आपको एग्जाम्पल्स देने होते हैं, तब भी आप इन्हीं तरीके के स्ट्रीम्स में आप अपने ऐसे के टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको मदद मिलती है। आई लार्जली यूज्ड टू फॉलो अ सर्कल्ड अप्रोच। मैं ऐसे की कहानी जहाँ से शुरू करती थी, उसी जगह पे जाके उसको ख़त्म करती थी, तो पूरा बड़ा कोहेरेंट सा लगता था। इसके लिए लिखना, मतलब मेंस के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कितने भी अच्छी आपने पढ़ाई की हो, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस में नहीं है, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते ही एकदम से इंट्रोडक्शन पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो देन योर प्रिपरेशन इज एक्चुअली नॉट गुड, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में 7 मिनट से ज़्यादा समय नहीं मिलता है और उसको आपको आइडियली 6 साढ़े 6 ही मान लेना चाहिए, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ एक्सटर्नल एग्जाम एग्जिजेंसीज ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। सो
उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप डेली बेसिस पे करीब आप जो भी आपका स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम है, आपने जब तैयारी चालू की तो 3 महीने तक आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट लुक एट कि आप कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तब आपको ये सारी चीज़ों में आप डे 1 से राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि राइटिंग के लिए आपको लिखना आप लिखेंगे क्या वो भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ़ लिखने से काम नहीं चलेगा। तो आप इनिशियली 3 महीने एग्ज़ाम से पहले आप सिर्फ़ पढ़ाई कर सकते हैं और सारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप धीरे-धीरे हर सब्जेक्ट के जब सेकंड रिवीजन पे चलेंगे तब आप उसके साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। आंसर राइटिंग कर सकते हैं। साथ में अगर आप शुरू से ही एक टाइम टेबल को फ़ॉलो करेंगे, जिसमें अगर आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी तो एनसीईआरटी के कंटेंट से भी आप क्या आंसर लिख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि आपको डे 1 से ही पता होता है कि आप कुछ भी छोड़ के नहीं चल रहे हैं। सो एज़ फार एज़ द कि जीएस 1, 2, 3 ऑप्शनल के केस में आई हैड सोशियोलॉजी एज़ एन ऑप्शनल एंड उसके केस में देयर वाज़ अ बुक फ्रॉम नितिन सांगवान ऑफ सोशियोलॉजी। मैंने वहाँ से ही अपनी तैयारी की है एंड आई यूज्ड टू हैव कोचिंग इन द आईएएस फॉर सोशियोलॉजी ड्यूरिंग 2014-15 एंड वहाँ पे नोट्स के बेसिस पे मेरी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी एंड देन फाइनली जब मैंने एग्जाम दिया है तो इट वाज नितिन सांगवान जिसमें काफ़ी उससे हेल्प हुई क्योंकि वो एक ही जगह पे पूरा सिलेबस आपको एक बार में दे देता है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और आपको आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कंटेंट के हिसाब से दैट इज़ अ गुड बुक एंड मैंने विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज दी थी एंड उस समय थे आईएएस में अमित कुमार सर थे एंड ही वाज ऑल्सो गाइडिंग मी सो दैट वाज द पार्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल। ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें? अगर आप उस स्टेज में हैं अपने एग्ज़ाम की कि कहाँ से आपको चूज़ मतलब कौन-सा सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, तो अ, जैसे माय स्ट्रैटेजी वाज़ नॉट इवन अ स्ट्रैटेजी मुझे एक गाइडेंस चाहिए थी एंड उस पर्टिकुलर समय इलाहाबाद में सिर्फ सोशियोलॉजी की कोचिंग ही अवेलेबल थी इंग्लिश मीडियम में। एंड तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने सोशियोलॉजी चूज़ कर लिया था। सोशियोलॉजी के केस में वो नंबर्स वाला इश्यू भी नहीं था कि इस समय उसमें ज़्यादा मिल रहे हैं या उसमें कम मिल रहे हैं या थिंग्स लाइक दैट। इट हैज़ बीन एन एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट, सो इट वर्क्ड फॉर मी एंड आपको आप ये देख लीजिए कि ऑप्शनल अगर आप ऐसा चुनेंगे जो कि आप रोज़मर्रा जो पढ़ाई कर रहे हैं पूरी जनरल स्टडीज़ की, उससे थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाए या उससे आपको ऐसा लगे कि अच्छा इसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो आपकी तैयारी जो है वो थोड़ी-सी और एनरिच हो जाएगी। आप अपना ये देख सकते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, अ, उसमें आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा आ रहा है और थर्ड उसका स्कोरिंग पैटर्न क्या है? क्या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके लिए इनफ मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, उसमें गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं एंड फाइनली हाउ मच इट इज़ स्कोरिंग especially in the last 5 to 10 years and then coming on to सो आई हैव नॉट फॉलोड मेंस के लिए अलग से बुक लिस्ट और प्रीलिम्स के लिए अलग से बुक लिस्ट। जो बुक लिस्ट मैंने अभी बताई है मैंने वही फॉलो की है अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स। अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से कर रहे होते हैं तो आप उसी के एग्जाम्पल्स को आप बहुत अच्छे से मेंस में लगा सकते हैं। तो जो चीज़ मैंने प्रीलिम्स और मेंस को कभी भी आप अलग से मत देखिए। आप ये समझिए कि जितनी आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी होगी, उतना ज़्यादा आपकी मेंस के एग्जाम्पल्स अच्छे होंगे। आपका जितना अच्छा करंट अफेयर्स होगा, उतने ही अच्छे आप पॉलिसी रिलेटेड एग्जाम्पल्स लिख पाएँगे। क्योंकि जो कंटेंट आपका बड़ा नॉर्मल सा होता है, जो कोई भी लिख सकता है, उसको एनरिच करने के लिए आपको स्पेसिफिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि आपको प्रीलिम्स की तैयारी से बहुत अच्छे से आपको मिल जाती है। क्योंकि मेंस इज़ मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या लगता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो uh, coming on to the next question, मेंस आंसर आप कैसे फ्रेम करें? इसके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी कि कंटेक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए आपको उसका आंसर करना है, चाहे आपको कुछ भी आता हो उसके बारे में। अगर आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ काउ विजिलेंटिज़्म? तो you cannot be telling about everything around it, and if it is especially asking that how is it changing the Indian landscape in the today's time, so you have to divide your answer into two parts. जो भी उस चीज में पूछा गया है आप एक जनरल इंट्रोडक्शन देंगे जहां से उस पर्टिकुलर आंसर का कंटेक्स्ट स्टैब्लिश हो जाए, एंड देन फिर आप उसको पैराग्राफ या पॉइंट वाइज में लिखते चले जाएंगे। पर्सनली मैंने हमेशा पॉइंट वाइज में इसलिए लिखा है क्योंकि पॉइंट्स में आप सामने वाले अपने एग्जामिनर को ये चीज़ बता सकते हैं कि आप मल्टी डायमेंशनली इन इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। एंड पैराग्राफ में अगर आप पैराग्राफ में भी लिख रहे हैं and वो आपका कंफर्टेबल अप्रोच है तो प्लीज ट्राई टू अंडरलाइन थिंग्स सो दैट सामने वाले को समझ में आए कि आपने 4-5 पॉइंट्स के बारे में बात की है, एंड आपका जो अप्रोच है वो इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ऑल टुगेदर। मल्टी डायमेंशनल आंसर्स कैसे लिखें, इसके लिए सिंपल एक रामबाण सोल्यूशन है। आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए और सिलेबस के टॉपिक्स पता होने चाहिए। तो अगर किसी जगह पे आपको विमेन राइट इश्यूज के बारे में बात की जा रही है तो आप हमेशा डिजास्टर मैनेजमेंट लेके आ सकते हैं, बिकॉज डिजास्टर्स वाले सिचुएशंस में विमेन के साथ क्या होता है या फिर वो उस चीज को कैसे डील करती हैं, दैट आल्सो गिव्स अ पर्सपेक्टिव। या फिर अगर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा होगा या फिर पोल्यूशन बढ़ रहा होगा तो हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द विमेन, इट इज नॉट जस्ट सोशल पार्ट ऑफ इट, इट इज ऑल्सो द एनवायरमेंटल पार्ट ऑफ इट। सो अगर आप एक जब भी आपके पास क्वेश्चन आए और आपको लगे कि मेरे पास पॉइंट्स खत्म हो रहे हैं और मैं किस तरीके से इसमें आगे बढ़ूं, तो आप हमेशा अपने सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं विच इज़ योर जीएस मेंस का सिलेबस उसको हमेशा ध्यान में रखिए, विच स्टार्ट्स फ्रॉम कि क्या इसका कोई आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड इम्प्लीकेशन हो सकता है, क्या इसका कोई हिस्ट्री जोग्राफी रिलेटेड इम्प्लीकेशन हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट इज हाउ यू राइट इन मल्टी डायमेंशनल आंसर। आंसर पॉइंट वाइज लिखें या फ्लो चार्ट डायग्राम निकालना चाहिए, इसका कोई सिंगल आंसर नहीं है। कुछ आंसर्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए पैरा वाइज लिखना ज़्यादा बेटर होगा, और कुछ ऐसे आंसर्स होंगे क्योंकि वो थोड़ा सा फिलोसफिकल हो सकता है, उसमें अलग से पॉइंट्स बनाने की ज़रूरत महसूस ना हो। कुछ केसेस में पॉइंट वाइज लिखने से आपका समय भी बचेगा और आप ज़्यादा चीज़ें भी आप अपने एग्जामिनर को बता पाएंगे कि ओके दीज आर ऑल द थिंग्स आई कुड हैव थॉट अबाउट। तो ये वाली जो चीज़ है इसके लिए कोई वन सोल्यूशन नहीं है। आप जब अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज किस आंसर की डिमांड, किस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो आपको अगर उसमें लगता है कि फ्लो चार्ट बनाने से सामने वाले को ज्यादा बेटर समझ में आएगा, यू शुड गो विद इट। तो आंसर राइटिंग में पॉजिटिव अप्रोच कैसे रखें? सो पॉजिटिव अप्रोच is something कि we are the upcoming civil servants of the country when we are writing the exam। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कितना भी नेगेटिव आइडिया हो या लाइन ऑफ थॉट हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, आपको एंड में यू हैव टू से कि आप किस तरीके से सोल्यूशन निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप और क्या चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बेटर दिखे। मतलब ना, एक कोट आपने सुना होगा, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कि मुझे रोशनी अभी भी दिख रही है। अगर आप फाइनली एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ भावी सिविल सर्वेंट, आप इस तरीके की चीज़ें लिखेंगे कि नहीं अब इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, हमारा तो ग्लोबल वार्मिंग इससे ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, वी हैव लॉस्ट इट। तो व्हेन वी हैव लॉस्ट इट तो देयर इज नो होप, सो फिर काम की गुंजाइश ही नहीं बचती है। तो आप जब आप उसको एंड कर रहे होंगे तो आप हमेशा वो पर्सपेक्टिव देंगे, आपका जितना भी पॉजिटिव आंसर हो, स्पेशली ऑप्शनल में जाएगा जो मैं बात अभी बोलने जा रही हूँ। ऑप्शनल के केस में आप हमेशा एक कंटेक्स्ट दे सकते हैं इन द एंड कि ये भी एक तरीका है इसको सोचने का। एंड फाइनली इन योर मेन्स आंसर एज वेल एज योर ऑप्शन आंसर इट शुड बी लिटिल पॉजिटिव दैट व्हाट कैन बी डन, कि और क्या चीजें बेहतर की जा सकती हैं कि सिचुएशन थोड़ी बेटर लगे। प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू में किसी क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उसे कैसे आंसर करें? सो प्रीलिम्स में आते हैं सबसे पहली बात, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आपका इधर आपको आता होगा 4 ऑप्शंस में से एक आंसर है,
या फिर दूसरा सिचुएशन ये हो जाएगा कि आप उसमें से एक ऑप्शन काट पा रहे हैं और 3 में से आपको 1 चुनना है एंड फिर आप 2 काट पा रहे हैं, 2 में से 1 को चुनना है। इसमें कुछ-कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि अगर आप 2 काट पा रहे हैं, तो 2 में से 1 को चुन लीजिए क्योंकि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट राइट इज़ 50। और अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कट कर पा रहे हैं, जैसे मैंने पर्सनली ऐसा किया है कि अगर मैं बिल्कुल भी कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उस क्वेश्चन को नहीं करती थी। अगर मैं 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाती थी, तो मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर करती थी एंड जो जिसमें मैं एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाती थी, उसमें मैं लीप ऑफ फेथ लेती थी। ज़रूरी नहीं है मुझे करना ही है और ज़रूरी भी नहीं है कि मुझे नहीं करना है, वो डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ माय लीप ऑफ फेथ सेइंग। सो ये हो गया आपका प्रीलिम्स के लिए। इसके लिए जब आप तैयारी कर रहे होंगे और आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, हर संडे को आप अपने एग्जाम्स दे रहे होंगे, तो आप अपनी एक स्ट्रैटेजी खुद से डिवाइस कर पाएंगे। मैं आपको ये चीज़ बार बार बोलूँगी कि इंटरनेट पे इस समय बहुत सारे लोग होंगे, इंक्लूडिंग मी, जो आपको कुछ ना कुछ बता रहे होंगे कि आप ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। हर किसी ने अपने हिसाब से चीज़ों को किया है, हर किसी ने अपना एग्ज़ाम अपने हिसाब से लिखा है। और अपने हिसाब से मेरा मतलब ये है कि आपको अपने आप को पहचानना होगा कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रही होती हूँ, तो मैं ज़्यादा प बेटर परफ़ॉर्म करती हूँ। अगर मैं ड्रॉप ईयर लेके या फिर मैं सब कुछ छोड़ के तैयारी कर रही होती हूँ, तो मुझे उतना अच्छा महसूस नहीं होता है। आई फील मोर एंग्ज़ियस एंड मोर स्ट्रेस्ड। सो आपको ये समझना होगा अपनी हिस्ट्री देखते हुए कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। अ, तो इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आप वो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब मैं 4 में से 1 ऑप्शन काट पा रहा हूँ या काट पा रही हूँ, तो क्या मुझे वो 3 अटेम्प्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका ऑन एन एवरेज उतना अच्छा स्कोर नहीं आता है या इवन बाय द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी आप पॉजिटिव साइड में नहीं रहते हैं, तो आप अननेसेसरीली अपने लिए नेगेटिव मार्क्स इकट्ठे मत करिए। कमिंग ऑन टू मेंस में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो क्या करना है। तो अगर आपको मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो एक क्वेश्चन की कैटेगरी हो सकती है कि आपको आपको सुना पढ़ा तो है, लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। प्लीज अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन अ वेरी स्मार्ट वे कि वो लगे कि कंटेक्चुअल आंसर है। और अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो चीज़ क्या हो सकती है, इवन आफ्टर रीडिंग एंड री रीडिंग द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि आप उस चीज़ को मत लिखिए, क्योंकि दैट अपीयर्स टू बी अ ब्लफ, that you don't know a thing, but even then you are wanting to bluff the examiner. So that is my personal approach. Personally for me, मैंने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था एक्सेप्ट वन इन इकोनॉमी एंड सोशियोलॉजी पेपर वन में मेरे 2 क्वेश्चंस छूट गए थे। सो सो डिपेंड्स ऑन कि आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आप क्वेश्चन छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, तो आप इट बिकम्स वेरी रिस्की टू क्लियर द एग्जाम, क्योंकि ये सिंपल मैथ्स है। अगर आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं और 20 क्वेश्चन में से हर 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको 5 से 7 नंबर्स मिलते हैं, जो कभी भी, क्योंकि इन एनी विच केस किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको 10 में से 10 नहीं मिलने वाले हैं। तो अगर आपको वो नहीं मिल रहे हैं, और उसी तरीके से यूपीएससी का स्कोरिंग पैटर्न भी है, तो 250 के एग्जाम में आपको कुछ 100-120 नंबर आ रहे होते हैं, 90 से 120, तो वही आपका 50% से भी नीचे का मार्जिन है। तो अगर आपने लिखा है तो आपको 10 नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली आपको 0 मिलेगा। तो आप उसी 4 से 6 वाले ब्रैकेट में खेल रहे हैं कहीं न कहीं। तो देन यू कैन टेक द रिस्क अकॉर्डिंगली। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं आता है और आप बिल्कुल ही कुछ और दूसरी लैंग्वेज लिखने वाले हैं वहाँ पे, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं दैट यू वांट टू ब्लफ द एग्जामिनर और नॉट। कमिंग ऑन टू इंटरव्यू में स्ट्रिक्टली अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, जस्ट से आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई विल गेट बैक, आई विल सी टू इट, बट डोंट ब्लफ द पर्सन who's people who are sitting across the table. There's no point doing it. It reflects on your character also. प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में करनी चाहिए या अलग अलग? प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना होगा।
जैसे मेरे केस में मेरी आंसर राइटिंग स्ट्रॉन्ग थी, तो मैंने आंसर राइटिंग पे कम फ़ोकस किया और प्रीलिम्स में मैं 2016 में क्लियर नहीं कर पाई थी, तो मुझे उसके लिए एक डर था, तो इसलिए मैंने प्रीलिम्स पे ज़्यादा फ़ोकस किया। अगेन बात वहीं आ जाती है कि आप किस तरीके के एस्पिरेंट हैं। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, आपका वीक एरिया क्या है, और अगर आपका कोई भी स्ट्रॉन्ग या वीक एरिया नहीं है, तो आप अपना 50-50% लेके चलिए। आपको ध्यान रखना है कि कंटेंट सेम है, लेकिन उसी को डिलीवर करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसी कंटेंट को मुझे जर्नलिस्टिक अप्रोच में पढ़ना है जब मैं उसको मेंस के लिए लिख रही के लिए याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मुझे पॉइंट्स लिखने होंगे कि और खुद से सोच के लिखने होंगे। और दूसरे केस में ऑलरेडी सारी चीज़ें मेरे सामने हैं, मुझे सिर्फ उसको टिक करना होगा, लेकिन उसकी जो डेप्थ है वो थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी। तो कंटेंट सेम रहेगा, उसको सिर्फ थोड़ा-सा ट्विस्ट करना है, तो आप अपने टाइम टेबल को उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करिए कि प्रीलिम्स और मेंस साथ में चलता रहे। यूपीएससी में प्रीवियस ईयर पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अंटिल अनलेस आपको यही नहीं समझ में आएगा कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, तो देयर इज़ नो पॉइंट राइटिंग द एग्ज़ामिनेशन। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आप उसको डे 1 पे ही आप एक बार देख सकते हैं। जैसे आप आज तैयारी करने वाले हैं और आप 2026 के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 2025 के पेपर में क्या आया है, इवन मेंस या 24 के में। तो आप एक बार देख लीजिए कि प्रीलिम्स और मेंस में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उससे आपको बॉग डाउन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ऑन द डे 1 ऑफ द प्रिपरेशन कि आपको चीज़ें आ रही होंगी। लेकिन इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज़ कैसे करें? सो एनालिसिस इस जब आप सबसे पहली बार उसको देख रहे हो, तो आप सिर्फ उसको देख लीजिए। जब आपकी प्रिपरेशन में, जैसे हम मान के चलते हैं कि आपने सबसे पहले महीने पॉलिटी उठाया, तो आपने उससे पहले एक बार देख लिया कि पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कैसे लगते हैं, तो जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप उसी हिसाब से पढ़ रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका जो पहला वाला इटरेशन है पढ़ने वाला, वो आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको, जैसे मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैंने जब तैयारी चालू की थी, तो मतलब मुझे हमेशा से पता था कि मुझे ये तैयारी करनी है, तो इवन इन 2014 और समथिंग मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे थे। तो जब न्यूज़पेपर में कहीं के सीएम के बारे में भी कुछ आता था, तो मैं वो सीएम का नाम भी नोट डाउन कर लेती थी कि अच्छा ये पूछा जा सकता है। लेकिन ऑब्वियसली दैट वाज़ वेरी नाइव ऑफ मी टू डू दैट, क्योंकि वो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। सो उसी तरीके से जब आप सबसे पहली बार अपनी तैयारी शुरू करने से पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लेते हैं, तो आपका जो पहली बार आप जब उसको पढ़ रहे होते हैं, तो उसी सोच और उसी मानसिकता के साथ में आप पढ़ते हैं, इसलिए आपको ये काम पहली बार में ही करना चाहिए। जब आप उसको एक बार पढ़ लें, तो आप फिर से क्वेश्चंस निकालिए और देखिए कि अब आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, एंड देन ट्वीक योर स्ट्रैटेजी। एंड एनालिसिस के पार्ट में यही है कि आपको खुद से कई बार एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की कुछ बहुत अच्छी बुक्स भी अवेलेबल हैं, जहाँ के केस में, जिसमें मैं इस तरीके से करती थी कि अगर एनवायरमेंट का क्वेश्चन है और उसमें नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और एक सही भी है, तो मैं बाकी तीनों भी देख लेती थी कि ये नेशनल पार्क और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या स्कोप है। तो तो इस तरीके की बुक्स हैं अभी मार्केट में अवेलेबल, जो वो आपके लिए ऑलरेडी रेडीमेड ये वाला काम कर देंगे। तो आप उस तरीके की बुक्स को ऑलरेडी ले सकते हैं, उसको ले सकते हैं, आपका काफ़ी सारा समय बच जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पीवाईक्यू से क्वेश्चंस थीम रिपीट होती हैं क्या? आई फ़ील होती हैं, जैसे कि जैनिज़्म, बुद्धिज़्म रिपीट होता है। जैसे आई थिंक 2025 के पेपर में 2017 का डायरेक्ट क्वेश्चन अर्हता से रिलेटेड वापस आया है। और लेकिन आपको पीवाईक्यू इसलिए नहीं करने हैं क्योंकि वो रिपीट हो जाएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आपको पीवाईक्यू इसलिए करने हैं क्योंकि आपको समझना है कि क्वेश्चन सेटर या एग्जाम सेटर की का क्या सोच है, वो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है सेम कंटेंट से। जैसे इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि चौरी चौरा इंसिडेंट आपने पढ़ा इंडियन नेशनल मूवमेंट में। हो सकता है किसी एग्जाम में ये पूछा जाए कि किस डेट को वो इंसिडेंट हुआ। यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो क्यों हुआ।
और मे बी उसमें कौन लोग थे, ठीक है, किसने किसको डिफेंड किया, या थिंग्स लाइक दैट। तो आप कितना फैक्चुअल जाते हैं और कितना कंसेप्चुअल जाते हैं, उसमें डिफरेंस है। तो किस एग्जाम की क्या डिमांड है, आपको ये बात पता होनी चाहिए जब आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वही आप तैयारी अगर एक ऐसे एग्जाम के लिए कर रहे हैं कि कौन सी चीज कब कहाँ हुई, तो उस हिसाब से हिस्ट्री पढ़ने का तरीका ही आपका इंटायरली चेंज हो जाएगा। इंटरव्यू बोर्ड और इंटरव्यू पैनल के बारे में बताइए। बहुत सारे लोग उस चीज़ को पहले से देख के जाते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड और पैनल में क्या है। आपके पास में आपको अपना बोर्ड और पैनल पहले से नहीं पता होता है। मैं मान के चल रही हूँ कि अब यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी। देयर आर सर्टेन मेंबर्स एंड देयर इज अ चेयरमैन इन यूपीएससी। आप हमेशा पढ़ के जा सकते हैं उनके बारे में कि करंट मेंबर्स और चेयरमैन कौन है, सो दैट आपको पता रहे कि अगर आपको वो बोर्ड मिल रहा है तो हु द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट इज हिज और हर बैकग्राउंड, दैट्स ऑल अबाउट इट। जैसे आप किसी मीटिंग में भी जाते हैं तो आपको पता होता है कि वो सामने वाला इंसान क्या है, कौन है, अभी तक उसने क्या किया है और अभी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स ऑल अबाउट इट। उससे आपका एक सर्टन यू स्टार्ट डिलीवरिंग बेटर। एंड बाकी जो आपको उस दिन कौन सा बोर्ड मिलने वाला है, ये आपको वहां से आधे घंटे पहले ही पता चलता है जब आप फाइनली डिसाइड होता है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप ना वो आपके हाथ में, ना आप उसके साथ में कुछ कर सकते हैं। तो द ओनली थिंग यू कैन डू इज टू जस्ट रीड अबाउट देम टू बी लिटिल बेटर प्रिपेयर्ड। दैट्स ऑल अबाउट इट। इंटरव्यू ड्रेस कोड के बारे में बताइए। इट इज़ अ वेरी फॉर्मल ड्रेस कोड फॉर लेडीज। You can always wear a salwar suit with a side pinned dupatta and a sari in a subtle color, or for gents it is a shirt pant, formal shirt pant or a blazer if the season is appropriate. And you have to see that you should look officer like. It should not be very very glittery, it should not be very eye catching, and you should be pleasantly dressed so that uh, all the attention is on what you're speaking, how you're carrying yourself, and not on your dress per se. It should add to your personality and not defeat it in any way. डैफ कैसे बनाएं? डैफ के केस में आपकी बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। आपके 10th के मार्क्स चेंज नहीं हो सकते, 12th का स्कूल चेंज नहीं हो सकता। तो बहुत सारी चीज़ें तो फैक्चुअल हैं, आप उसको सीधा सीधा रखेंगे। आप किस जगह पे पैदा हुए हैं वो चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली आप उसको वहीं रखेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको आप थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं, जैसे कि हॉबीज़। हॉबीज़ के केस में अगर आप किसी हॉबी, आप मान लेते हैं आपके पास 5 हॉबीज़ हैं और 5 हॉबीज़ में से जिस समय आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसमें से आप एक परस्यू कर रहे हैं, तो आप वो ही लिखिए जो आप परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट भी होगा। अगर आप क्रिकेट आज से 10 साल पहले परस्यू करते थे लेकिन आप 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, गॉड फॉरबिड, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप उस चीज़ को मत लिखिए, क्योंकि आप उससे बाहर होंगे एंड ड्यूरिंग द मेंस और इंटरव्यू के टाइम के पीरियड में आप अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेंगे। तो आप इस चीज़ को उस तरीके से ट्वीक करिए कि क्या लिखना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, किस में मैं कम से कम तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाऊँगा। क्योंकि जब आपने एक बार लिख दिया कि ये मेरा इंटरेस्ट है, तो आपसे अपेक्षित है कि आपको पता हो कि अच्छा ये आपका इंटरेस्ट है, तो आपको फिर क्यों नहीं पता है। सो इसलिए आप वो चीज़ें लिखिए जिसके लिए आप एक्चुअली में कॉन्फिडेंट हो, रादर देन आप उस सामने वाले को ये बताने की कोशिश करें कि नहीं मैं तो बहुत सारी चीज़ें करता या करती हूँ। सो दैट्स ऑल। So my interview experience is going to be a long live session again. I would not want to enter into it at this point. लेकिन मेरे इंटरव्यू में इस तरीके के सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे विच वाज रिलेटेड टू माय ऑप्शनल, विच वाज रिलेटेड टू, जैसे कि मैंने गाजियाबाद में मैं पैदा हुई थी और इलाहाबाद में मैंने इलाहाबाद वाज माय कॉलेज। तो उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन इलाहाबाद एंड गाजियाबाद फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप प्रिपेयर नहीं करते हो पहले से। इट इज़ जस्ट दैट कि अगर आप एक ऑब्जर्वेंट इंसान हैं तो आप कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ऑब्जर्व करेंगे ही, दोनों जगह में डिफरेंस। आपको उसी को एक सहज रूप से रखना है। As far as my service profile is concerned,
I'm currently an Indian Revenue Services Customs and Indirect Taxes officer. I have been working in various parts of the country. Currently, I'm posted in a sensitive posting related to intelligence, so I'm not putting it out there. But what I can say is it is a very rewarding career. Uh, आपको लगता है कि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं, आप यू एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू थिंग्स, टू टैक्सेस, एंड जहाँ से फिर फाइनली चीज़ें फ्लो कर रही होती हैं. सो जहाँ तक इस चीज़ के बारे में बात है कि ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी, आपके पास चीज़ें होती हैं, यू कैन स्टार्ट योर ओन केसेस. उसके बाद में आप उसको आगे लेके जा सकते हैं, एंड इट इज़ नॉट समथिंग कि जो चीज़ें आपको डैशबोर्ड पे दे दी गई हैं वही आपका फाइनल है या नहीं है. तो इट इज़ अ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग करियर. ओनली थिंग इज दैट nobody should come into this side of the table thinking that it is going to be 9 to 5. It is not 9 to 5, and the bureaucracy of today's time is not actually entangled in 9 to 5. So you have to be ready that you don't expect that side. तो if you want to actually work and आपको लगता है कि उस तरीके का टाइम, उस तरीके का डेडिकेशन आप थ्रू आउट दे सकते हैं, तो आपको वो चीज़, इस चीज़ में मतलब आपको आपका ये सोचा समझा फैसला होना चाहिए. इट इज़ नॉट हंकी डोरी, इट इज़ नॉट 9 to 5, इट इज़ नॉट ऑल पर्क्स एंड थिंग्स लाइक दैट. It is a job, but it is a really meaningful and a rewarding job. ऑल राइट, सो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है. अभी मैं कमेंट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक बार एड्रेस कर देती हूँ. आंसर राइटिंग की शुरुआत आप किसी भी एक शेड्यूल आप अपना बना लीजिए. आपने सबसे पहले मान लीजिए डे 1 पे एनसीईआरटी पढ़ी, तो आप जैसे आप, अगर मैं इनसाइट्स के बारे में बात करूं जो मैंने जिसको फॉलो किया था, तो इनसाइट्स आईएएस के केस में अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो वो आपको उस एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देते हैं. सो आप उनको लगा के देख सकते हैं और वही आपकी शुरुआत है. धीरे धीरे आप बेटर होते चले जाएंगे कि आज आप एनसीईआरटी से लिख रहे हैं, फिर आप जर्नलिस्टिक लिख रहे होते हैं, फिर आप न्यूज़पेपर्स को उसमें एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं. अपने आप से पहले दिन ही बहुत सारी चीज़ें की अपेक्षा मत करिए, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं कर पाता है हम में से, और पहले दिन ही आप जेम्स बॉन्ड नहीं बन जाएंगे. तो आप पेशेंट रहिए अपनी जर्नी के साथ में, लेकिन बहुत ईमानदार रहिए और अपने आप से कभी झूठ मत बोलिए. अगर आपने एक्चुअली में आज 7 घंटे दिए हैं तो आपने 7 घंटे ही दिए हैं. अगर आपने आज पूरे दिन सोया है और आपने कुछ नहीं किया है तो यू शुड बी ऑनेस्ट विद यू. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस एक हफ्ते के बाद आपने एग्जाम जब लगाया तो आपके नंबर उतने अच्छे नहीं आए, एंड देन आप अपने आप को बार बार बता रहे हैं कि मैंने बहुत मेहनत तो की थी लेकिन मेरे से हो नहीं रहा है. तो अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो आप ज़्यादा अवेयर रहेंगे, और अवेयर रहेंगे तो चेंजेस होने के चांसेस होंगे, नहीं तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि आप अपने आडंबर में ही रह जाएंगे. हाउ मच टाइम इज नीडेड फॉर यूपीएससी? आई फील कि अगर अगले साल का एग्जाम है तो 1 साल पहले से इज एन आइडियल टाइम. और ये कोई लकीर नहीं है जिसको इधर उधर नहीं किया जा सकता. आप उसके बाद भी चालू करें तो भी आप कर सकते हैं. डिपेंड इस बात पे करता है कि आप का बैकग्राउंड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप किस तरीके के स्टूडेंट रहे हैं, आप अदरवाइज कितने अवेयर हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट. तो लेकिन एक आइडियल टाइम है 1 साल पहले. करंट अफेयर्स के लिए कौन सी मैगजीन पढ़ी थी? मैंने विजन आईएएस पढ़ी थी, और मैं रोज न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी, और उसके बाद मंथली मैं विजन आईएएस पढ़ लेती थी और दोबारा न्यूज़पेपर्स को नहीं देखती थी. तो न्यूज़पेपर्स को रोज देखने से मुझे एक आइडिया रहता था चीज़ों के जुड़ाव का, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या चल रहा है. एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद भी आ जाता है कि अरे ये तो नवंबर की न्यूज़ थी, या थिंग्स लाइक दैट, जो कि अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो उसने आपको एक क्रक्स में दिया होगा. तो
आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैगज़ीन 1 महीने की 90 पेजेज़ की ही होती है, दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन बशर्ते आप उसको हर महीने कर रहे हो और आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ रहे हो, आपकी आँखों के सामने से चीज़ें निकल रही हों। और अपने सोर्सेज़ को बहुत ज़्यादा मत करिए, क्योंकि फिर एंड में आप ही बॉग डाउन होंगे और परेशान होंगे। मेरा मीडियम इंग्लिश था। जीएस कोर सिलेबस पीडीएफ इज़ यूज़फुल फॉर प्रिपरेशन। आई एम नॉट श्योर अबाउट जीएस कोर, लेकिन अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज़ यू कैन गो अहेड विद इट। सीडीएस का एग्ज़ाम देना चाहिए। इस चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगी कि आपको से इट इज़ 21 एंड 22 की एज होती है जब आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, जहाँ पे आप सबसे पहली बार सोचते हैं कि आपको यूपीएससी देना है कि नहीं देना है। मैं उन सारे लोगों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, 4-5 साल काम किया और फिर उसके बाद वो वापस आना चाहते हैं कि ठीक है, हम अब देना चाहते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, जब आप कॉलेज के बाद एग्ज़ाम देने की सोच रहे होते हैं। कॉलेज के बाद एग्ज़ाम देने के बाद जब आप अपने साथ ऑनेस्ट होंगे और आपने 1-2 अटेम्प्ट्स दे दिए होंगे, तो और फिर भी अगर नहीं हो रहा है एग्ज़ाम, तो आपको रिविज़िट करना चाहिए कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग। अगर आपको लगता है कि चांसेस हैं स्ट्रैटेजी को ट्वीक करके एग्ज़ाम क्लियर कर पाने की, तो आप उसमें आगे जाइए, लेकिन आप अपने लिए एक थ्रेशोल्ड बनाइए। अगर आपके पास 6 अटेम्प्ट्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे के सारे 6 अटेम्प्ट्स पहले लगा देंगे एंड देन यू विल बी थिंकिंग अबाउट द बैकअप। यू शुड हैव अ बैकअप इन योर हैंड। आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन में चालू होते ही कि 1-2 साल या 3 साल मैक्सिमम लगाने के बाद आई शुड नो कि मुझे क्या करना है। उसके बाद भी अगर आपको एग्ज़ाम देना हो, तो आप उस बैकअप के साथ में देंगे या फिर आप किसी नौकरी के साथ में देंगे। क्योंकि अगर हम एक अच्छे देश की कामना कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कर सकते कि हमने सिर्फ एक एग्ज़ाम दिया अपने सबसे ज़्यादा यूथफुल ईयर्स में, जहाँ पे हम कुछ और भी कर सकते थे। क्योंकि हर तरीके का जॉब और हर तरीके का कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन द ना नेशन बिल्डिंग। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ना तो आप अपने लिए ये चीज़ करेंगे कि आपने पहले 6 साल, क्योंकि जब आप 6 अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, तो इसका सीधा-सीधा मतलब है आपने 7-8 साल लगाए हैं। 7-8 साल इन योर 20s आर वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स, व्हिच आर फॉर्मिंग ईयर्स। सो आप उसको बहुत ध्यान से स्ट्रैटेजाइज करिए कि अब मैं शुरू में सिर्फ 2 साल, मैं 1 या 2 अटेम्प्ट दूंगा। अगर के बाद भी आपको लग रहा है कि आप कर पाएंगे, तो आप तीसरा, और तीसरे के बाद में आपके बैकअप्स चालू हो जाने चाहिए। लेकिन मैं शुरुआत में मना करूंगी कि आपको पहले ही साल सारे एग्जाम्स देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 1 साल तो बढ़िया से तैयारी करिए, उसके बाद आप सोचिए कि आपको कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा नहीं देना। लेकिन हाँ, बैकअप हमेशा होना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ, आपका करियर प्रेशियस है। वो सिर्फ आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए प्रेशियस नहीं है। एज एन इंडियन, एज अ नेशन इज ऑल्सो प्रेशियस। सो आप क्या कैसे कंट्रीब्यूट कर पाते हैं टुवर्ड्स इकोनॉमी इज प्रेशियस। ऑल ऑफ अस आर इम्पॉर्टेंट चेंज। तो उस चीज़ को ऐसे ज़ाया मत होने दीजिए। बुक लिस्ट मैंने बता दी है। यूपीएससी के लिए पूरे इंडिया का नॉलेज होना चाहिए क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। द एग्जाम हैज़ अ प्रॉपर सिलेबस, द एग्जाम हैज़ अ द वेरियस बुक लिस्ट व्हिच इज देयर, उसको स्ट्रिक्ट रखिए। इट इज़ डूएबल, इट इज़ डूएबल, इट इज़ डिफिकल्ट बट इट इज़ डूएबल। मेंस के लिए सबसे बड़ा टास्क, अगर 3 आवर्स में 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, तो एवरेज भी रहेंगे तो मेंस निकल सकता है। आपको जब एग्जाम में 4 से 6 मार्क्स मिलते हैं हर 10 नंबर के क्वेश्चन में भी, तो भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको 4 से 6 नंबर मिल ही जाए। वो एवरेज आंसर पे नहीं मिल रहे हैं, वो एक अच्छे आंसर पे 4 से 6 मिल रहे हैं। अगर आपका आंसर कंटेक्चुअल नहीं होगा, मैंने कॉपीज चेक करी हैं बिफोर माय सिलेक्शन, एंड आई नो इट फॉर श्योर कि बहुत सारे लोग तो कंटेक्चुअली आंसर ही नहीं लिखते। आपसे जो पूछा जा रहा होता है वो लिखने की बजाय जो जो उस टॉपिक के बारे में आता है वो सब लिख देते हैं। ऐसा बच्चा जब घर जाता है एग्जाम देने के बाद, तो उसको लगता है उसका एग्जाम बड़ा अच्छा हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन पे आपने अगर 4 पेज भी भर दिए हैं, जो कि आप भर नहीं सकते क्योंकि इट इज लिमिटेड इन यूपीएससी, तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो यू हैव टू रियलाइज कि एवरेज का मतलब, एवरेज मार्क्स का मतलब आंसर एवरेज है ऐसा नहीं है। आंसर अच्छा है, फिर उस पर 4 से 6 मार्क्स मिल रहे हैं। So you have to be at a certain level to clear mains.
Do we have to remember all the issues covered in the monthly magazines for mains? सी देयर वुड बी सर्टेन इश्यूज जो कि आप किसी ना किसी और किताब से पढ़ ही रहे होंगे, वो तो सिर्फ करंट अफेयर्स में आया है उसका क्रक्स लेके। जैसे कि अगर मान लेते हैं साइक्लोन रिलेटेड टॉपिक है, तो साइक्लोन तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना ज्योग्राफी में, उसका जितना भी पार्ट है, जो उसका कंसेप्चुअल नॉलेज है वो तो आपको ऑलरेडी ज्योग्राफी से भी था, लेकिन जब उसने करंट अफेयर्स की मैगजीन में लिखा तो उन्होंने उसका बैकग्राउंड भी लिखा, अभी क्या हो रहा है वो भी लिखा, कैसे बच सकते हैं वो भी लिखा, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट था। तो उसने तो एक जगह पे सारी चीजें जोड़ दी। तो ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ याद करना है और पहले कभी कुछ भी नहीं पढ़ा, बाकी सारी चीजें पढ़ रखी थी, बस उसने एक जगह पे जोड़ दी। तो आप उसी तरीके से उस चीज को देखिए, उसको रटने की कोशिश मत करिए, समझने की कोशिश करिए कि हाँ आपको ऑलरेडी चीजें पता है, ये सिर्फ यहाँ पे उसको समराइज कर रहा है। तो येस, यू हैव टू नो थिंग्स एटलीस्ट विच इज देयर इन योर मैगजीन्स, या फिर it is not a guarantee that this is going to be a question in your exam, but there's a probability because it has been in the current affairs. Even in the sociology optional, the value addition will be newspapers only. There would be certain editorials which are related to social issues. Those are the value additions which are there. uh, उसके अलावा किसी और जगह पे मत चाहिए, because then it is going to be very difficult for you to contain your preparation. May mains complete in last year, how do I prepare this attempt? मुझे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप चाहें तो दोबारा से डाल सकते हैं। ठीक है, मिस्टेक्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि मैंने 2016 का अटेम्प्ट दिया था और पिछले 2 साल से मैंने तैयारी की थी, कॉलेज के साथ ही की थी, बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया था, लेकिन फिर भी हाँ, मैंने तैयारी की थी। और मिस्टेक के केस में सबसे पहले जब मैंने न्यूज़पेपर चालू किया था, तो मैंने न्यूज़पेपर्स में मुझे ये नहीं पता था कि मुझे एग्ज़ैक्टली क्या चीज़ याद रखनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं रखनी चाहिए। तो मतलब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे थे, मुझे नहीं पता था एग्ज़ैक्टली एग्ज़ाम का सिलेबस मुझे पता था, लेकिन डिमांड क्या है, वो नहीं पता था। तो सिलेबस एंड डिमांड आर बोथ इम्पॉर्टेंट। सिलेबस आपको सीधा-सीधा सिलेबस से मिलता है, डिमांड आपको पीवाईक्यू से मिलती है। तो जो मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिया अबाउट कि मैं सीएम ऑफ द स्टेट भी याद कर रही होती थी, ऑब्वियसली वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ दैट इज़ नॉट कमिंग इन द एग्ज़ाम फॉर श्योर, एट लीस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो वो आपको नहीं करना है, तो आपको पीवाईक्यूज पहले करने हैं। फिर देन द सेकंड मिस्टेक आई डिड वाज न्यूज़पेपर्स के केस में। तो मैंने अपना बहुत सारा समय न्यूज़पेपर्स को दिया, और जिस तरीके से आप लोग परेशान हैं ना इस चीज़ में कि मैडम करंट अफेयर्स कैसे करें और ये सब चीज़ें, ये सब मेरे साथ भी होता था कि ये रोज़ ही एक नया न्यूज़पेपर आ जाता है, एग्जाम कंटेन ही नहीं होता। अगर न्यूज़पेपर नहीं आता तो शायद ईजी होता, लेकिन द पॉइंट इज कि हमने उसको इतना बड़ा बना लिया है, और वो मुझे धीरे धीरे तैयारी करते हुए समझ में आया कि आपने जब न्यूज़पेपर, मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ती थी, उसको अंडरलाइन करती थी, फिर उसमें कुछ कुछ चीजें हाईलाइट करती थी, उसके नोट्स बनाती थी, और वो आर्टिकल्स जिसमें सब कुछ ही हाईलाइट कर देती थी, उसको एक दूसरी कॉपी में पेस्ट करती थी। और ऐसा मैंने 2 साल तक किया। जब फाइनली मैं अपने कॉलेज से निकलने लगी, तो मैं उसको एक बहुत बड़े कार्टन में उसको लेके मैं अपने घर आई, और जब मेरा प्रीलिम्स आने वाला था 2-3 महीने में, तो मैं उस कार्टन को खोल भी नहीं पाई, क्योंकि मुझे मुझे लगा ही नहीं कि ये मेरे बस की बात है कि मैं उस पूरे कार्टन को, जो मैंने कटिंग्स और नोट चिपका के बना लिया था, एक बहुत बड़ा कार्टन, उसको मैं अभी रिवाइज कर पाऊंगी। तो मतलब वो जो मैंने डेली बेसिस पे इतनी मेहनत की उसको चिपकाने में, उसको पढ़ने में, उसको अंडरलाइन करने में, वो वेस्ट हो गई। तो तब तक मुझे करंट अफेयर्स मैगजीन के बारे में पता भी नहीं था। देन आई रियलाइज्ड कि इससे तो ज्यादा अच्छा था कि मैं उसको रोज पढ़ रही थी, एंड देयर वाज अ करंट अफेयर्स मैगजीन आल्सो। तो मैं जो पढ़ रही थी, तो नोट्स किसी ने मेरे लिए ऑलरेडी बना दिए थे, जो चीजें छूट रही थी वो कहीं ना कहीं मेरे पैटर्न वाले दिमाग में थी, जिससे इमेजिनेशन बनती है, जिससे आप रोज चीजें पढ़ते हैं। तो इसीलिए उस मिस्टेक से मैंने ये चीज सीखी है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, कि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन उसके नोट्स बनाने, मतलब अगर आपके लिए वो कंफर्टेबल नहीं है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एंड यू कैन ऑलवेज लुक एट योर करंट अफेयर्स मैगजीन। एंड I think that's all about it, like with respect to the mistakes. And
तीसरी चीज़ कि आपको लोग बताते रहेंगे कि मार्केट में ये भी है, मार्केट में वो भी है, ये वाली मैम वो बता रही हैं, वो वाले सर ये बता रहे हैं। आपने एक बार डिसाइड कर लिया आपकी बुक लिस्ट क्या है, आप उस पे टिके रहिए। कृष्णा जी, आपके लिए पॉलिटी ठीक रहेगा कि नहीं, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू दैट। आपको उस पे अपना इंटरेस्ट देखना होगा कि what is your interest in that particular subject and how is that subject doing, and is are there enough number of uh, guidance and the material available in the market. टेस्ट सीरीज कितना लगाएं प्री के लिए? सो बहुत सारी जगहों से अलग अलग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो उससे कुछ होने वाला है, लेकिन आप आपको पता होना चाहिए। और आप अगर आप किसी पर्टिकुलर टेस्ट को देने के बाद अगले टेस्ट में बेटर होना चाहते हैं तो इसका मतलब आपको बीच में रिवाइज भी बेटर करना है और आपको अपनी गलतियों को एनालाइज भी करना है। तो अगर आपने एक साथ में सोचा कि 100 टेस्ट दे देता हूँ और इससे मेरा काम हो जाएगा, तो ना तो उस टेस्ट के क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आने वाले हैं। टेस्ट तो इसलिए हो रहा है ताकि आप क्वेश्चंस को समझना चालू करें और जो आपने पढ़ा है उसको आप अप्लाई करना चालू करें। तो इतने टेस्ट दीजिए जिसके बीच में 2 टेस्टों के अंतराल में आप अपने पुराने पेपर को एनालाइज करने का आपके पास टाइम हो और आपके पास जो आपने अभी पढ़ा था उसको दोबारा रिवाइज करने का टाइम हो। तो इसीलिए कोई एक टेस्ट सीरीज लीजिए जो शुरू से 1 साल से लेके वहां तक चले और वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के साथ में चल रही हो। प्रीलिम्स और मेंस वाला जो समय होगा वो नियरली कुछ 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। जब प्रीलिम्स आपका आने वाला होगा तो 3-4 महीने के लिए प्रीलिम्स पे फोकस कर लीजिए, वो टेस्ट सीरीज भी उसी हिसाब से चल रही होगी। एंड देन फिर ऑल टुगेदर अगर आप फॉर्चुनेट है तो देन फिर आप पूरा मेंस पे ही जाएंगे। सो हिस्ट्री के लिए आई डिड स्पेक्ट्रम एंड आई डिड एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज के केस में मैंने उसको पढ़ने के बाद उसके वो छोटे नोट्स बना लिए थे जहाँ पे उसमें जैसे तारीख क्या होती है ये 7th क्लास की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है या इस तरीके की चीज़ें। तो वो मुझे पता था कि किस बुक में क्या लिखा हुआ है और उसके मैंने छोटे नोट्स बना लिए थे एंड देन आई फाइनली डिड दैट। I'm not in narcotic department right now. I'm currently in the intelligence section. So yes. कुमार अमित सर थे आईएएस में, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते थे और सोशोलॉजी भी पढ़ाते थे। मैंने उनसे दोनों ही चीज़ें पढ़ी हैं। मिस्टेक्स मैंने बता दी। आई एम नॉट श्योर अबाउट जीएस कोर, सो नॉट द राइट पर्सन। So Hasji, I was told to speak in bilingual, so hence I'm speaking in while Hindi and English both. I'm sorry if that did not go well. I've talked about the multidimensional answer also. After gaining good knowledge by reading, how to bring clarity in thoughts. Many times people do have knowledge but they are not able to put it clearly. uh, I agree to that particular part that content, you may know a lot of content at a particular time, but when the answer writing time comes, then you are not able to actually write things around it. So, उस particular situation में what may help is practice, so that आपने उस समय पे कनेक्ट किया कि नहीं। और जैसे कि मैं मल्टी डायमेंशनल आंसर्स के बारे में बता रही थी, तो आपको वहाँ पे वही चीज़ करनी होगी कि जब आपको और पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो यू हैव टू गो बैक टू योर सिलेबस कि इसके साथ में और क्या चीज़ें आ सकती हैं। अगर हाउ के बारे में आ रहा है तो ये मे बी इकोनॉमी को कैसे हेल्प कर रहा है, मे बी ऐसे हिस्टोरिकल इसका क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, and things like that. So more reading, more writing will lead to more interconnection of different topics and more clarity. मेरा सर्विस एक्सपीरियंस हैज़ बीन रियली गुड। मुझे लगता है कि मुझे एक और लाइव सेशन की ज़रूरत पड़ेगी सर्विस के बारे में बात करने के लिए, लेकिन so I'm very very grateful to be in this service and able to serve this well and being motivated throughout. It is very very rewarding, very meaningful, and बशर्ते आप डेली बेसिस पे
you feel devoted, you want to work, you want to do meaningful work, it is a very, very nice platform. So yes, very grateful for that part. um, how to introspect ourselves after an attempt. इंट्रोस्पेक्ट एक अटेम्प्ट को बर्बाद करने के बाद या उसमें फेल होने के बाद ही करने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार आपको डेली बेसिस पे माइक्रो इंट्रोस्पेक्शंस भी करने चाहिए। जैसे कि अगर आपका एक दिन का एक पर्टिकुलर टारगेट है तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो टारगेट पूरा हो रहा हो। अगर वो नहीं हो रहा है तो अपने टारगेट्स को ट्वीक करना चालू करिए। कई बार जब हम सबसे पहले अपना प्लान बनाते हैं तो हम 12-12 घंटे हम देने वाले हैं ये लिख लेते हैं, एंड देन हम इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं आफ्टर अ वीक कि हम वो चीज़ें कर ही नहीं पाते। तो अपने आप से इतनी अपेक्षा रखना कि हम कर ही ना पाए और हम खुद ही अपने आप में अंडर कॉन्फिडेंट फील करें इज नॉट अ नाइस स्ट्रैटेजी। तो अपने आप को जानते हुए प्लान्स बनाइए ताकि आप उसको पूरा कर पाए, आपको तैयारी में मजा आ रहा हो और आप एग्जॉस्ट ना हो। तो जितना भी टाइम आपके लिए सूटेबल है आप वो करके उस चीज को करिए, मतलब उस सूटेबल है उसको आप प्लान करके अकॉर्डिंगली करिए। तो आपका डेली बेसिस पे इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बोला कि आप अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपने नहीं दिया है उतना समय जितना आपसे अपेक्षित था, जितना आपने अपने टाइमलाइन में लिखा है, तो आप अपने दिमाग में वो धारणा नहीं बनाएंगे कि नहीं आई वॉज वर्किंग सो हार्ड फिर भी मेरा नहीं हुआ एंड थिंग्स लाइक दैट। यू विल नॉट बी डूइंग दैट। आप अपने साथ क्लियर रहिए, अपने साथ सच्चे रहिए। एंड देन एज फार एज अगर आपके अटेम्प्ट आपने दे दिया है और फिर इंटरेस्ट नहीं हुआ है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको ये देखना होगा कि अगर आपने सच में बहुत मेहनत की थी तो क्या आप और कर सकते हैं और क्या उस ट्वीक को करने के बावजूद भी चीजें होंगी। तो योर फाइनल एग्जाम इज अ सम टोटल ऑफ योर एवरीडे प्रिपरेशन। तो हर संडे को जब आप एक एग्जाम लिख रहे होगे, एक प्रीलिम्स का एग्जाम लिख रहे होगे या आंसर राइटिंग लिख रहे होगे, आंसर राइटिंग कर रहे होगे, तो आपको तब भी समझ में आ रहा होगा कि पॉलिटी पढ़ने के बाद भी पॉलिटी के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो आपको उसको तभी सही करना है। एक एग्जाम, एक अटेम्प्ट को कॉस्ट नहीं करवाना है उस चीज के लिए। तो डू योर माइक्रो एनालिसिस सो दैट यू डोंट हैव टू डू अ मैक्रो एनालिसिस एट द एंड ऑफ द डे। एंड अगर मैक्रो एनालिसिस की भी जरूरत पड़ती है तो यू हैव टू सी दैट क्या मुझे चीजें याद नहीं है। फर्स्ट, क्या मैं कंटेंट याद नहीं रख पा रहा हूँ, या कंटेंट मुझे याद है मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मेरे सबसे ज्यादा आंसर्स तब गलत हो रहे हैं जब मैं दो में से एक चूज कर रहा हूँ। सो ऑन एंड सो फोर्थ। मीन्स के केस में आपको ये देखना होगा कि क्या आप कंटेक्चुअली आंसर लिख पा रहे थे कि नहीं लिख पा रहे थे, क्या आप चीजों को इंटरकनेक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए, could you write a multidimensional answer or not, and could you finish the paper or not. So all these things. ओके, तो रिविजन कैसे करें? अच्छा, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इज ऑल्सो देयर। सो एक्चुअली आई कम फ्रॉम अ कोविड बैच, सो एज फार एज ट्रेनिंग एंड गोइंग आउट वाला पार्ट जो है वो हम लोगों के बैच के साथ में नहीं हो पाया, बट इवन देन the foundation course, the training time has been a surreal experience. It connects you to a lot of like-minded people. You are trained well how to be a good officer, एंड आपके पास में बहुत सारे लोग आते हैं जो ऑलरेडी सर्विस में अच्छा कर चुके हैं, अलग अलग फील्ड्स ऑफ लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं विद रिस्पेक्ट टू योर स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स। मोर और लेस आपका एक डिफाइंड वे ऑफ लाइफ हो जाता है। अगर आप उसको उसी तरीके से फॉलो करते रहें तो विच विल लीड यू टू अ गुड लाइफ। सो ट्रेनिंग हैज बीन अमेजिंगली वेल टू। रिविजन, रिविजन के केस में आपको द सेम थिंग। आप अगर मान लेते हैं आज के जून से आप अगले साल के जून के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो रिवीजन का सबसे पहला नंबर आपका नेक्स्ट ईयर मई में नहीं आना चाहिए। आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं पहला अटेम्प्ट जब, मतलब मैंने अपना पहली बार जब मुझे सारे सब्जेक्ट्स करने हैं तो कब तक पूरा होगा। तो अगर आप जून में चालू हुए हैं तो बाय से 3 महीने तक मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, फिर उसके 3 महीने बाद मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो मोर ओवर आपका जो रिविजन स्ट्रैटेजी है वो ऐसी नहीं हो सकती कि आपने एक बार पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ ली
और फिर उसके बाद अब आप फिर से वापस से पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं एंड दैट इज योर सेकंड रिविजन। मेरे लिए ये चीज काम करती थी। आई एम टेलिंग यू इफ दैट कैन वर्क फॉर यू। जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ा और आप सेकंड चैप्टर पे जा रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर जब सेकंड चैप्टर पे जा रहे हैं तो उससे पहले ही आप फर्स्ट चैप्टर में यू हैव टू सी कि क्या आपको फर्स्ट चैप्टर याद है, क्या आपको चीजें याद आ रही हैं। और अगर आपने कुछ चीजें अंडरलाइन की हुई हैं तो आप वो अंडरलाइन पार्ट देख लीजिए सो दैट यू फील कनेक्टेड एंड यू आर नॉट लीविंग इट। मोर ओवर कई बार समय कम होता है तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जैसे चीफ मिनिस्टर हम पढ़ रहे हैं, है ना, और चीफ मिनिस्टर इज वेरी सिमिलर टू प्राइम मिनिस्टर, तो हम जाके वापस नहीं देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आज का टारगेट तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर था। लेकिन प्लीज करिए 10 मिनट लगा के 15 मिनट लगा के आप प्राइम मिनिस्टर तक जाइए, क्योंकि दिस विल हेल्प यू मोर देन एक्चुअली रीडिंग योर प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर आफ्टर अ मंथ, जब वापस से इस सब्जेक्ट का नंबर आएगा। तो आप हमेशा कनेक्ट रहिए, क्योंकि ये ज्यादा स्मार्ट तरीका है रिवाइज करने का। ठीक है, किसी दिन खराब लगता है तो मॉर्निंग में 5 घंटे खराब हो जाता है। एक तो आपको आपका जो सुबह है वो आपकी एक रात पहले डिसाइड होनी चाहिए। आप सुबह उठ के ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आज मुझे क्या पढ़ना है। तो जैसे ही आप उठे तो कोशिश करिए, ईट द फ्रॉग वाली स्ट्रैटेजी होती है, सबसे डिफिकल्ट चीजें सुबह ही कर दीजिए। जब आप सुबह ही उसमें 4-5 घंटे दे देंगे तो उसके बाद आपका पूरा दिन इस बेसिस पे कि मैं ऑलरेडी 4-5 घंटे दे सकता हूँ, अब मैं और ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, आप एक्चुअली कर पाएंगे। तो आप ट्राई करिए कि आप वो कर रहे हो। और दूसरी चीज कि ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस, हमारे सारे दिन जो है वो एक जैसे से नहीं होंगे। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बुरे होंगे, लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टू शो अप एवरी डे, है ना। आई एम एन एथलीट ऑल्सो एंड आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिशंस। ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि आप रोज उतना ही कर पाए। वो ना आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें हैं जो अनकंट्रोलेबल्स भी है आपकी लाइफ में। लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि अगर आज 8 घंटे नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या 4 घंटे कर सकता हूँ, क्या आज मैं शो अप करूंगा। तो ये कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने आप को बॉक डाउन मत होने दीजिए, परेशान मत होने दीजिए। इस तरीके का प्लान बनाइए कि अगर आप उसका 80-90% भी कर पाते हैं तो भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। आई फील पर्सनालिटी एक ऐसी चीज नहीं होती है जो a lot of questions, let me। पर्सनालिटी डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन पर्सनालिटी एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप रोज काम करते हैं। इट इज नॉट एन एवरी डे, इट इज नॉट जस्ट वंस इन अ वाइल थिंग कि इंटरव्यू डे पे आपकी पर्सनालिटी कैसी लग रही है। सो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, आप बाय डिफॉल्ट एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी रहेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। मॉक इंटरव्यू एंड यूपीएससी इंटरव्यू में there can be a difference and there can not be a difference। ऐसा नहीं है, मतलब सामने वाले आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो सेम चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं बाद में भी। आइडिया ये है कि आप मॉक इंटरव्यू सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि आप इस चीज़ के लिए रेडी हो जाएं कि आप 4 लोगों के सामने अपनी बात को रख सकें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से। दैट्स ऑल अबाउट इट। आप सेम क्वेश्चंस रिपीट करवाने या उन चीज़ों के लिए नहीं जा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। उसी तरीके से लोग बैठे होते हैं, उसी तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ, वो कहीं ना कहीं उसी डैफ में से, उसी जो आपने बात बोली उसी में से चीज़ें निकलती चली जाएंगी। अब श्रेया, योर क्वेश्चन वाज कि आपने आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने में 22 दिन लगा दिए एंड देन अब कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा इन एग्जाम ओरिएंटेड वे। इसीलिए मैंने हमेशा से बोला कि आपको शुरू से पता होना चाहिए कि आपका क्या सिलेबस होने वाला है, मतलब आपका क्या टाइम टेबल होने वाला है। सॉरी, सो आपका क्या टाइम टेबल होने वाला है, तो आपको पता होगा कि अगर
इस हफ्ते मेरा टेस्ट है और उसमें ये चीज़ें आ रही हैं, उसमें आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th क्लास की एनसीईआरटी आ रही है या फिर नितिन सिंघानिया के ये 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके से उसको पूरा करना है। सो क्योंकि वो डूएबल है। और जैसे अगर आप जैसे इनसाइट्स आईएएस का टाइम टेबल लेते हैं, तो उसको कितने सारे बच्चे और कितने सारे और एस्पिरेंट्स पूरा कर रहे हैं एक्चुअली। सो दैट इज़ द पॉइंट ना। तो बहुत सारे लोग कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ऑब्वियसली कि आप कॉम्पिटिशन में पहले ही पीछे हैं। तो यू विल बी नोइंग कि अच्छा दिस इज अ प्रैक्टिकल प्लान, मैं इसको फॉलो कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। इसलिए अगर आपका खुद का प्लान काम नहीं कर रहा है तो ट्राई टू अडॉप्ट अ प्लान विच इज ऑलरेडी अवेलेबल, जो भी आपको सूट करता हो। Okay, my so I'm currently posted in GST intelligence, and our typical day looks like very hectic. So I wake up at 5 a.m. and I'm currently preparing for a full Ironman, which is supposed to be in December. And then it is initially my whole workouts for 3-4 hours. And then I go to office, and then office is nothing like 9 to 5. By 5 there are a lot of things which are not even planned. I come back whenever I get time. There's a concept of e-office, where the files can be accessed from your home also or from your laptop also. Currently I'm available on phone during the weekends. There's no concept of weekends also per se, but Sundays are better. So but it is very very rewarding, and it is a phase of life that you are not always posted in such kind of sensitive postings. Sometimes you will be in a little relaxed charges, but and then I try to wind up my day by trying to do another hobbies and spending time with family. So yeah, that's all about it. I have already talked about the essay strategy. Yes, I am into fitness, but I have not been doing it since the preparation days. Uh, मैंने ट्रेनिंग में मैराथन ज़्यादा चालू किया था। उससे पहले मतलब आई हैव बीन एन एक्टिव किड। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि जब आप आज की डेट में भी आई हैव गॉट अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, लेकिन जो मेरा सुबह का शेड्यूल होता है उसमें मुझे लगता है दैट आई हैव ऑलरेडी ईटन द फ्रॉग। तो द डे बिकम्स वेरी वेरी लाइट, द डे बिकम्स वेरी वेरी डूएबल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना एक टाइम टेबल विद रिस्पेक्ट टू माय स्पोर्ट्स शेड्यूल वो मैंने पूरा कर लिया होता है, एंड इट फील्स सो फुलफिलिंग। सो यस। मिस्टेक्स के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। पूरा 1 ईयर के रोड मैप के बारे में भी बात कर चुकी हूँ कि आपके इनिशियल के जो कुछ 3 मंथ्स होंगे वो थोड़ा जनरल प्रिपरेशन होंगे, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स को समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद उसके बाद के 3 मंथ्स होंगे, दैट वुड बी मिक्स ऑफ प्रिपरेशन, विच वुड बी मेंस की आंसर राइटिंग आप चालू कर देंगे, प्रीलिम्स भी लिखना चालू करेंगे। उसी को आप करीब 3 महीने और एक्सटेंड करेंगे, एंड जो फाइनल 3 मंथ्स होंगे दे विल बी विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स ओनली, and obviously उसके बाद it would be just mains. Um, I did take a coaching in the AIS in 2014 and 15, जब मैं अपने कॉलेज के थर्ड और फाइनल ईयर में थी। शाम को उनका एक बैच होता था, वो करने के लिए मैं जाती थी। उसकी वजह से मेरा जो इनिशियल सिलेबस वगैरह वाला पार्ट था वो हो गया था, लेकिन फाइनली फिर मैंने अपना जो स्ट्रैटेजी थी वो जब मैं मुंबई आ गई जॉब करने के लिए तब मैंने उसको चेंज किया है थ्रू ऑनलाइन। सो आई एम नॉट वेरी I'm not a person who will say कि coaching is very important or something. हाँ, अगर और आज की डेट में तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पे सारी चीज़ें ऑनलाइन आपकी अवेलेबल है, आपको पता है कि चीज़ों को किस तरीके से करना है, तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं कोचिंग में जाके किसी और से वही चीज़ सुनने की बजाय। अम,
IRS customs and indirect taxes gets posted in 3 fields: customs, GST and narcotics. आपको जो भी पोस्टिंग मिलेगी उसके केस में हमेशा 2 डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे. वन विल बी योर एग्जीक्यूटिव साइड एंड अदर विल बी योर इंटेलिजेंस या प्रिवेंटिव साइड. Executive side is more of facilitation of tax, या facilitation of customs, या facilitation of the part of narcotics which is needed by the government. बाकी आपका preventive side होगा जिसके केस में आप उन लोगों को रोक रहे होगे जो कुछ इस तरीके एनफोर्समेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होगे, जहाँ पे आप उन लोगों को रोक रहे होगे जो किसी तरीके की स्मगलिंग, किसी तरीके का टैक्स इवेशन या फिर अकॉर्डिंगली इस तरीके की चीज़ें कर रहे होंगे. सो आपकी उसी तरीके की पोस्टिंग्स होती हैं एंड दैट इज़ द रोल, फैसिलिटेशन एंड एनफोर्समेंट. स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? कंसिस्टेंसी के लिए सिंपल है, ऐसे टारगेट्स मत बनाइए जो कि आपके अपने पोटेंशियल से बहुत ऊपर हो. तो आप एग्जॉस्ट मत होइए, खुश रहिए. अगर आप दिन में 8 घंटे का टारगेट बनाते हैं तो 8 घंटे डुएबल भी हैं, उसके अलावा भी आप चीज़ें कर सकते हैं. आप घर पे बात कर सकते हैं, आप कुछ देख सकते हैं, यू कैन इंजॉय योर लाइफ, यू कैन ईट वेल थिंग, मतलब यू कैन एक्सरसाइज एंड ये सारी चीज़ें. अगर उसी तरीके से आप सोचिए कि आपने पहले दिन ही 15 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन आप एग्जॉस्ट हो गए कि कल तो मैंने 15 घंटे पढ़ा था, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है. तो आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो आप रोज़ कर सकते हो और अपने लिए भी कुछ समय आपके पास हो. ऐसे करने से आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते चले जाएंगे और आपको मज़ा आएगा. मेंटल हेल्थ के लिए भी आपको यही करना है कि आपको अपने लिए समय देना है और आपको ऐसे टारगेट्स बनाने हैं जिससे जो आप रोज कर पाए, और जब आप उसको कर पाएंगे तो आप अपना एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जब एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर आप और पढ़ने का आपका मन करेगा. तो आप रोज 8 घंटे पढ़िए और फिर जब संडे को टेस्ट हो तो आप अपना पूरा सिलेबस पूरा करिए. जब संडे को टेस्ट होगा तो आपके थोड़े जो भी नंबर्स आएंगे उसको उस हिसाब से एनालाइज करिए, उससे बेटर परफॉर्म करते चले जाएंगे जब आप हर रोज उतना पढ़ाई कर रहे होंगे जितना आपसे अपेक्षित होगा. तो जब आप अच्छा करते हो, जैसे आप अगर आप बचपन को याद करो, जब आप अपना अच्छा करते हो, जैसे आप मैथ्स का क्वेश्चन आपके सामने आया और आपने उसको बढ़िया से कर लिया है ना, उस मैथ्स के क्वेश्चन को, तो आपको लगता है, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना लग जाता है. वही क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाए तो आपको लगता है मैथ्स मुझे नहीं पसंद है. तो सिंपल है, हमारी जो साइकी है वो अभी भी वही है. तो आपको अगर थोड़ा थोड़ा सक्सेस मिलना चालू हो जाएगा तो आपको मजा आने लग जाएगा. सक्सेस मिलने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहिए. तो आप ऐसा टारगेट बनाइए जो आप रोज कर सकते हो, रोज या अधिकतर दिन कर सकते हो. ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें आपको कंटेंट तो आता है लेकिन आप उतना अच्छा लिख नहीं पा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि हो सकता है कि आपको जो कंटेंट है वो उतना बढ़िया से याद नहीं हो. एक चीज़. दूसरी चीज़ कि मुझे आज भी याद है कि जब प्रीलिम्स देने के बाद जब मैंने अपनी मेंस की तैयारी वापस चालू करी तो मैं अच्छा लिखना आता था मुझे, फिर भी मेरे हाथ इंट्रोडक्शन लिखने से पहले थोड़ी देर कांपे. तो वो ऐसे मैं वही सोचती रही कि मैं क्या इंट्रोडक्शन लिखूं. उस दिन मुझे ये समझ में आ गया था कि आपको कई बार बढ़िया लिखने के लिए प्रैक्टिस में होना बहुत ज़रूरी है. कि वही इंट्रोडक्शन अगर मैं रोज लिख रही होती तो मैं बड़े आराम से लिख देती, लेकिन मुझे इतना गैप हो गया था क्योंकि मैंने प्रीलिम्स के लिए सिर्फ प्रीलिम्स में फोकस किया था, तो 1-2 महीने तक मैंने कोई आंसर राइटिंग नहीं की थी, तो मैं नहीं लिख पाई. तो ये दोनों चीजें आप करते रहिए, अपने कंटेंट को रिवाइज करते रहिए और राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, आप बढ़िया आंसर लिख पाएंगे. मोर ओवर देयर इज अ फीडबैक मैकेनिज्म. आप अपना आंसर कहीं डालिए या आप अपने आंसर को कहीं चेक करवाइए और वो जो चीजें बोल रहे हैं उस चीज को अपने आंसर में डालने की कोशिश कीजिए. यू विल बी बेटर. नोट्स कैसे रखना चाहिए फॉर प्री एंड मेंस के लिए? बहुत सारे टॉपर 1 पेजर नोट्स रिकमेंड करते हैं, क्या वो सही रहेगा या प्री के लिए क्या करना चाहिए? प्लीज़, प्री के लिए अगर आपको एक्चुअली नोट्स की ज़रूरत पड़ रही है, प्री के लिए मैं स्टिकी नोट्स बनाती थी कि जो वो सारी चीज़ें जो मुझे तीसरा रिविजन में भी याद नहीं हो रही, कि वो डॉल्फिन या फिर वो वेल उसका क्या
IUCN स्टेटस है या समथिंग लाइक दैट, तो उसको मैं फाइनली लिख लेती थी कि इसको हम एग्जाम से 1-2 दिन पहले या लास्ट वाले हफ्ते में याद करेंगे एक बार और। तो अगर वो मुझे दूसरे तीसरे रिविजन में भी याद नहीं हो रही तो मैं सिर्फ उतनी ही चीज़ों के नोट्स बनाती थी, हर चीज़ के नहीं बनाती थी। बाकी सारी चीज़ें मैं अपने पहले रिविजन में, मैं पहले जब मैं सबसे पहली बार पढ़ती थी तो मैंने कभी भी किसी उसमें अंडरलाइन नहीं किया है। दूसरी बार मैं अंडरलाइन करती थी क्योंकि तब तक मुझे PYQ की भी नॉलेज हो जाती थी और मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी बन जाती थी उस सब्जेक्ट की। तो फिर उसके बाद में मैं उसी अंडरलाइंस को और उसके अराउंड में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर रही होती थी। एंड कई बार अगर मुझे लग रहा होता था कि इसको मुझे पूरा नहीं पढ़ना है उस चैप्टर को आगे आने वाले समय में, तो मैं उसके बाद में ही किताब में एक पेज जोड़ती थी, चिपका लेती थी और उस पर छोटा छोटा लिख देती थी ताकि वो पूरा चैप्टर एक ही पेज का हो जाए। तो ये आपका प्रीलिम्स का हो गया। मतलब प्रीलिम्स के केस में वो चीज़ों के नोट्स बनाने की कोशिश करिए जो चीज़ें आप बार बार भूल रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें आप उसको पढ़ते रहिए। और प्रीलिम्स का ही कंटेंट मेंस का कंटेंट भी होगा क्योंकि जो आपका वहां से निकल रहा है, लेकिन मेंस के कंटेंट थोड़ा सा चेंज इसलिए हो जाएगा क्योंकि मेंस में सिलेबस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, वो पूरा पूरा लिखते हैं कि आपका व्हाट इज द पार्ट। सो उस सारे टॉपिक्स में जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उसके लिए एटलीस्ट 1 पेजर नोट्स तो हर हालत में होना चाहिए, 1 या 2 पेजर नोट्स। तो वो सिर्फ उसके बारे में बात हो रही है, नथिंग एल्स अबाउट इट। जैसे अगर एथिक्स में उन्होंने एक टॉपिक लिखा हुआ है तो वो टॉपिक आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो मेंस के केस में जो सिलेबस में टॉपिक लिखे हुए हैं उस पर आपके पेजर नोट्स होने चाहिए। प्रीलिम्स के केस में जो चीज़ें आप भूल रहे हैं वो आपका होना चाहिए। और इसके अलावा आपके लिए जो भी चीज़ सूट करती है, अगर आपको पूरे ही समय आपको चाहिए कि स्पेक्ट्रम के भी मैं नोट्स बनाऊंगा और उससे मैं एक्चुअली स्पेक्ट्रम को छोटा कर सकता हूँ तो आप प्लीज़ करिए। ठीक है। अगर आप डेली टारगेट्स अपने आप खुद के नहीं बना पा रहे हैं तो आप इनसाइट्स IAS या फिर इस तरीके के कुछ जो प्लान्स होते हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं ओपन सोर्स से और उसको आप फॉलो कर लीजिए। हाउ टू डिकोड द सब्जेक्ट सिलेबस एंड हाउ टू नो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। You need not to decode the subject syllabus. The syllabus is already in front of you. And the important topics will be what is there in the current affairs for last 2 years and what is there in the syllabus. So even after all that, you cannot be very assured that this is going to be what is there in the exam. So you have to just prepare in a way that you have completed your current affairs for last 1-2 years. You are done with your statics, and now whatever the question will come, you will be able to write it. And trust me, you will be able to write it through this preparation. So don't think that whatever you have read will come directly, but it will come indirectly, and through your answer writing practice, you will be able to write. मेरा मीडियम इंग्लिश था। CSAT के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। एग्जाम हॉल टाइम मैनेजमेंट के केस में इट्स सिंपल। आपको स्पेशली मेंस के केस में वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ज़्यादा लगता है। आप डिवाइड कर लीजिए, 7 मिनट टाइप का मिलता है आपको एक क्वेश्चन के लिए। आपको घर पे प्रैक्टिस कुछ 6:30 अराउंड की करनी चाहिए। एंड सो दैट वो जो आपको बीच में सर्कल भरवाने आएंगे, कुछ वो सब चीज़ें करने आएंगे, उसका टाइम भी आपका बच जाए। I think that's all about it. I've taken most questions. Um, so that's all. I hope that session helped you. In case of any questions, you can always root through it through my social media accounts or somewhere. I'm there on Quora, I'm there on Instagram. So wherever you feel like. And you can also write to UPSC time. And in case that is a specific question for me, I will try to answer it. I hope it helped. Uh, Thank you so much.